नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के आरओ की यानी रेवेन्यू ऑफिसर और ईओ की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान नगर पालिका द्वारा, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पार्ट बी का जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसमें यह महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो पहला वीडियो है सामान्य परिचय का रहने वाला है। 100 धाराएं एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप रट लेना, आप नोट्स बना लेना। ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम परिचय के रूप में 100 धाराएं एक साथ पढ़ेंगे। बाद के वीडियो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। मैंने भी आरओ और ईओ का जो है वो अप्लाई किया है इसके लिए, तो इसके लिए नोट्स भी मैं बना रहा हूँ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, तो मैंने आपके लिए 100 धाराएँ हैं वो एक साथ इसमें तैयार की है। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत 17 अध्याय है और 344 धाराएं हैं। तो हम 17 अध्याय और 344 धाराओं को चर्चा करेंगे। ये पहला जो वीडियो है हमारा सामान्य परिचय का रहने वाला है। पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है, टोटल आपको बता दें कि इसमें 17 अध्याय है, 344 धाराएं हैं और 6 इसमें अलग अलग अनुसूची भी दी गई है, तो उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले 17 अध्याय और 344 धाराओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका अधिसूचना कब प्रकाशित की गई थी। जी हाँ, राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम विधि विभाग के द्वारा इसकी जो अधिसूचना है वो 11 सितंबर, जी हाँ 11 सितंबर 2009, ये डेट आप ज़रूर याद रख लेना, इसको लिख लेना। 11 सितंबर 2009 को राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा जो राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009 को ये सूचनार्थ इसको प्रकाशित किया गया था, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो ये 2009 का अधिनियम है जिसको अधिसूचना कब जारी हुई थी, राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009 को ये अधिसूचना जारी की गई थी, जो राजस्थान में नगर पालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने, संशोधित करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए इसमें अधिनियम बनाए गए हैं। भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल इस अधिनियम को बनाता है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो इसके अंतर्गत अध्याय है जो हमारा पहला अध्याय है, प्रारंभिक जो पहला अध्याय क्या है, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। तो ये धारा 1 दी गई है। अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 में क्या प्रावधान है, संक्षिप्त नाम यानी इस अधिनियम का नाम क्या है, इसको कहाँ तक इसका प्रसार है और इसका प्रारंभ कब हुआ। तो इस अधिनियम का नाम आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसके जो राजस्थान में छावनी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य में ये लागू होता है। और इसके अंतर्गत जो धारा 1 की उपधारा 3 में ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, यानी 11 सितंबर आप याद रख सकते हैं, 11 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ था। इसका नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो ये इसमें वर्णन है अध्याय 1 के धारा 1 के अंतर्गत। धारा 2 में नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आगे के वीडियो में हम विस्तृत रूप से भी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जब भी वीडियो आएगा तब सबसे पहले हम 17 अध्याय की 344 धाराएं हैं वो एक साथ कवर करेंगे, ताकि ये रिवीजन के लिए आपके लिए आसान रहने वाला है। तो अध्याय 2, जी हाँ, अध्याय 2 के अंतर्गत क्या वर्णन है, तो जो नगर पालिकाओं का गठन और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो अध्याय 2 के अंतर्गत दी गई है। अध्याय 2 में जो धारा 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। जी हाँ, ये धारा 3 में दिया गया है अध्याय 2 के अंतर्गत नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 4 में नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों से परिवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो, यानी नगर पालिका बोर्ड को ऐसी शक्ति मिली है जो ऐसे उपबंध है जिसमें परिवर्तन से छूट है वो दी जा सकती है। इसके लिए जो
उनके लिए अनुपयुक्त अनुबंध है उसमें छूट देने की भी शक्ति नगर पालिका बोर्ड को मिली है। तो ये धारा 4 के अंतर्गत विवरण है। धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। धारा 6 में नगर पालिका की संरचना का वर्णन दे रखा है। धारा 7 में पदावधि का वर्णन है। और धारा 8 की अगर बात की जाए दोस्तों, नगर पालिक शासन का नगर पालिका में निहित होना, ये धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 9 में वार्डों में विभाजन का विवरण दिया गया, वार्डों में किस प्रकार से विभाजन होता है। धारा 10 में वार्डों की जो अवधारणा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिए गए हैं। धारा 11 के अंतर्गत नगर पालिका के लिए निर्वाचन, जो चुनाव होते हैं नगर पालिका के लिए, उसका वर्णन धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में धारा 12 के अंतर्गत राजस्थान निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, ये धारा 13 के अंतर्गत प्रावधान है। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। धारा 14 में निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या निहरताएँ हो सकती है, जो अयोग्यताएँ हैं वो क्या हो सकती है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए। धारा 15 में मिथ्या घोषणा करना या झूठी घोषणा करने के संबंध में भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं धारा 15 के अंतर्गत। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का वर्णन किया गया है। नगरपालिका में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित इसमें वर्णन किया गया धारा 16 के अंतर्गत। धारा 17 की अगर बात की जाए तो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी का वर्णन किया गया है धारा 17 अध्याय 2 की धारा 18 में स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध करवाया जाना, तो ये धारा 18 में वर्णन है। धारा 19 में अधिकारियों कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना, ये धारा 19 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। धारा 20 में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग किस प्रकार से होता है, इसके संबंध में वर्णन है। धारा 21 में सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति की क्या योग्यताएं हो सकती है, उसके संबंध में वर्णन किया गया है। 21 क, जी हाँ 21 क के अंतर्गत कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता क्या हो सकती है, इसका वर्णन 21 क के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा धारा 22 में एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर इसमें निर्बंधन का प्रावधान किया गया धारा 22 में। धारा 23 में यानों ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर इसमें निर्बंधन का प्रावधान है वो नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं दी गई है। धारा 25 के लिए मतदान का अधिकार, जी हाँ धारा 25 में मतदान का अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 26 में निर्वाचन में मत देने की रीति, किस प्रकार से वोट दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, विधियाँ क्या है, रीति क्या है, उसके संबंध में धारा 26 में वर्णन है। धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियाँ, जो आकस्मिक रिक्तियाँ हैं खाली पद है वो किस प्रकार से भरी जाएगी, उसके संबंध में विवरण है। धारा 28 के अंतर्गत निर्वाचन अपराध, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 29 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के संबंध में जानकारी दी गई है। और धारा 30 में निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 31 में निर्वाचन याचिका के संबंध में प्रावधान है। और धारा 32 में जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील है वो किस प्रकार से की जाती है, उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 33 में समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा में क्या प्रक्रिया रह सकती है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 34 के अंतर्गत अगर बात की जाए तो आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 35 में निर्हरताएं का वर्णन किया गया है। और धारा 36 में निर्हरता का हटाया जाना या उसकी काल अवधि में कमी किस प्रकार से की जाती है, उसका वर्णन किया गया है। धारा 37 में सदस्यों की जो पद की शपथ है वो किस प्रकार से ली जाती है जिला कलेक्टर के सामने। और धारा 38 के अंतर्गत त्याग पत्र है वो किसे सौंपा जाता है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 39 में सदस्य का हटाया जाना, जी हाँ सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, क्या प्रावधान होते हैं, इसके संबंध में धारा 39 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धारा 40 के अंतर्गत पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच किस प्रकार से होती है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 41 में
जो धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता का वर्णन किया गया है। धारा 42 जिसमें किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साधारण करने पर इसमें निर्बंधन का भी प्रावधान किया गया है। धारा 43 के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये तो आप सभी को पता है, नगर पालिका में एक अध्यक्ष होता है, साथ में एक उपाध्यक्ष होता है। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जो अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 43 है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये वर्णित है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होता है प्लस एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा धारा 44 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि किस प्रकार से होती है, इसकी मान्यता का अवधारणा इसमें की गई है। धारा 45 में मुख्य नगरपालिक कृत्य, जी हाँ, मुख्य नगरपालिक कृत्य क्या हो सकते हैं, क्या कार्य है वो करवाए जा सकते हैं, इसका वर्णन है। धारा 46 में अन्य नगरपालिक कृत्य है वो क्या हो सकते हैं। धारा 47 जिसमें सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्यों का वर्णन है। और धारा 48 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जहाँ नगरपालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के किस प्रकार से कृत्य कार्य क्या हो सकते हैं उसका वर्णन किया गया है। धारा 39 के अंतर्गत अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की जो शक्तियाँ और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। धारा 50 में कार्यभार सौंपने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा अगर बात की जाए अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। जी हाँ, ये अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। अध्याय 3 की धारा 51 अगर बात की जाए तो धारा 51 में नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध किए गए हैं, जिसमें न्यूनतम 6 बैठक है वो आयोजित की जा सकती है। इसके संबंध में प्रावधान है। धारा 52 में व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। धारा 53 के अंतर्गत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है वो किस प्रकार से लाया जाता है उसका वर्णन है। धारा 54 में वार्ड समिति का गठन किस प्रकार से होता है और धारा 55 में समितियों का वर्णन किया गया है। धारा 56 में सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब तक कार्य कर सकेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 57 में समिति के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। और धारा 58 की अगर बात की जाए तो बैठकों में किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 59 में समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना और नगर पालिकाओं की अधिपेक्षाओं का उनके अनुपालन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 60 में वार्ड समिति के सामान्य कृत्य, जी हाँ, वार्ड समिति के सामान्य कृत्य कार्य क्या हो सकते हैं उसके संबंध में वर्णन है। 61 नंबर धारा जिसमें शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 62 जिसमें नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ तथा उनके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी उसके संबंध में बताया गया है। धारा 63 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए एक साधारणतया नगरपालिक निधि का, जी हाँ, नगरपालिक निधि का उत्तरदायी होना इसके लिए संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 64 में नगरपालिका के जो पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, यह भी महत्वपूर्ण प्रावधान है वो धारा 64 के अंतर्गत किया गया है। धारा 65 में नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति के संबंध में प्रावधान है। धारा 66 में जो सदस्य है वो आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। जी हाँ, जो जितने भी सदस्य है वो लोक सेवक इसमें समझे जाएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 का नाम है नगरपालिक संपत्ति। जी हाँ, नगरपालिक संपत्ति के संबंध में प्रावधान है अध्याय 4 में। अध्याय 4 की धारा 67 जिसमें संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्तियों का वर्णन है वो धारा 67 में किया गया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 68 के अंतर्गत संपत्ति का निहित होना, धारा 69 में करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 70 में भूमि का अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रावधान है। धारा 71 में कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि के संबंध में वर्णन किया गया है। धारा 72 जो नगरपालिक संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय का वर्णन इसमें किया गया है। धारा 73 जहां पर संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण उपबंध है वो दिए गए हैं। धारा 74 के अंतर्गत स्थावर नगरपालिक संपत्ति की तालिका और मानचित्रों का वर्णन है।
धारा 75 में नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण इसमें किया गया है। इसके अलावा अध्याय 5 की अगर दोस्तों बात की जाए तो अध्याय 5 जिसमें नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि का प्रावधान है। जी हाँ, अध्याय 5 का नाम है नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि। इसको आप जरूर नोट करके रखिएगा। इसके अंतर्गत अध्याय 5 पे जो धारा 76 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। धारा 77 में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है नगरपालिका द्वारा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण वर्णन है। धारा 78 में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किस प्रकार से प्राप्त होती है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। धारा 79 में नगरपालिक निधि का वर्णन है। जी हाँ, नगरपालिक निधि है, कुछ जो कोष बनाया जाता है उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 80 नगरपालिक निधि का किस प्रकार से प्रयोग है वो किया जा सकता है, उपयोग लिया जा सकता है, उसके संबंध में वर्णन है। धारा 81 में नगरपालिक निधि में तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, तो इसके संबंध में जानकारी दी गई है। धारा 82 की अगर बात की जाए तो जिसमें लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमों के लिए नगरपालिक निधि में अस्थायी संदाय, जी हाँ, ये धारा 82 का प्रावधान है। धारा 83 में नगरपालिका की सीमाओं से बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति है वो इसमें दी गई है। धारा 84 में विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग लिया जा सकेगा, इसके संबंध में वर्णन है। धारा 85 में लेखाओं का प्रचालन किस प्रकार से किया जाता है उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 86 अधिशेष धन का विनिधान किस प्रकार से होता है, जो अधिशेष धन होता है उसका विनिधान किस प्रकार से किया जाता है, धारा 86 में वर्णन है। धारा 87 में नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, ये धारा 87 का वर्णन है। धारा 88 में नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी किस प्रकार से दी जाती है इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 89 नंबर धारा जिसमें बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति है वो नगरपालिकाओं में होती है, इसके संबंध में वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा जो अध्याय 6 की अगर बात की जाए तो अध्याय 6 में लेखा और सम परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 6 की धारा 90 की अगर बात की जाए तो राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिसमें धारा 90 में लेखाओं का संधारण, जी हाँ, लेखाओं का संधारण किस प्रकार से होता है नगरपालिकाओं में उसमें वर्णन है। धारा 91 में नगरपालिक लेखा निर्देशिका तैयार किया जाना, ये धारा 91 में दिया गया है। 92 नंबर धारा जिसमें वित्तीय विवरण और तुलन पत्र है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसका प्रावधान है। धारा 93 में वित्तीय विवरण और तुलन पत्र का लेखा संपरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना है। धारा 94 की अगर बात की जाए जिसमें लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन किया गया है और धारा 95 में नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षक लेखाओं को रखा जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 96 जिसमें संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है। धारा 97 की अगर बात की जाए दोस्तों जो संपरीक्षा रिपोर्ट के आदेश पर परिवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्तियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 98 जिसमें विशेष संपरीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है और धारा 99 की अगर बात की जाए जिसमें आंतरिक संपरीक्षा का वर्णन है वो दिया गया है। धारा 100 जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है जिसका वर्णन धारा 100 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ये थी 100 महत्वपूर्ण धारा। आगे के वीडियो में हम और अन्य 100 महत्वपूर्ण धारा है वो पढ़ेंगे। टोटल हम इसमें 344 धाराएं हैं जो 17 अध्यायों की होंगी। तो ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आएगी। तो ये बी जो पार्ट है आरओ और ईओ के पेपर के लिए जो 40 नंबर का पोर्शन है उसके लिए वीडियो स्पेशल है। इसकी क्लासेज है वो शुरू हो गई है, तो आपको यहाँ पर डेली क्लासेज मिलेगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बात इस वीडियो की PDF फाइल की, तो यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके इसकी PDF है वो ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।